हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू स्वीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो कि दिया है थॉर्नडाइक ने, यानी कि आज हम थॉर्नडाइक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने स्किनर को डिस्कस किया था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसे भी देख लें। और तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं थॉर्नडाइक को, बात करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। तो सबसे पहले तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये पशु वैज्ञानिक थे। इसके अलावा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। ये आपको याद रखना है कि जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं वो थॉर्नडाइक हैं, साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो भी कौन हैं? थॉर्नडाइक हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक और भी सिद्धांत दिया है बुद्धि के बारे में, यानी कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत इन्होंने दिया है। इनका कहना था जो बुद्धि होती है उसके कई सारे कारक होते हैं। और किशोरावस्था के क्रमिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है थॉर्नडाइक ने। वही जो एक मनोवैज्ञानिक है स्टेनले हॉल, उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था आती है वो त्वरित मतलब तुरंत आ जाती है, मतलब उन्होंने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था किशोरावस्था के संबंध में। जबकि थॉर्नडाइक का कहना था कि कोई भी अवस्था तुरंत ही नहीं आती, जो भी अगली अवस्था आती है उसका मतलब उसके लक्षण पिछली वाली अवस्था में ही दिखाई देने लगते हैं। तो इन्होंने दिया था कि क्रमिक विकास का सिद्धांत, यानी कि एक क्रम से होता है, तुरंत ही नहीं आता। तो किशोरावस्था के संबंध में भी इनका याद रखना है कि इन्होंने दिया है किशोरावस्था के क्रमिक विकास का सिद्धांत। और बुद्धि के बारे में भी याद रखना है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तो ये तो कुछ सामान्य सी बातें थी इनके बारे में। अब हम इनका जो सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको समझेंगे। तो इनके इस सिद्धांत के कई सारे नाम हैं। एक तो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, और संयोजनवाद सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, या फिर त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो सभी को समझ लेते हैं कि इतने सारे सिद्धांत के नाम क्यों हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने जब अपना प्रयोग किया था तो उसके बाद इन्होंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति के सामने जब कोई उद्दीपक रखा जाता है, मतलब उसके सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, तो वो प्राणी उस उद्दीपक के प्रति बहुत सारी क्रियाएं करता है। और उन क्रियाओं में से जो सही अनुक्रिया होती है उसका संबंध उस उद्दीपक के साथ होता है, मतलब कि उस उद्दीपक के साथ जो सही क्रिया बैठती है फिर वह उस क्रिया को दोहराता रहता है, बाकी की जो क्रियाएं हैं उनको वह भूल जाता है। तो इस वजह से उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसे कहते हैं, यानी कि एसआर सिद्धांत। और उद्दीपक अनुक्रिया बंध, तो उद्दीपक अनुक्रिया बंध से मतलब है कि जो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में सही संबंध स्थापित होता है तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, मतलब संबंध स्थापित होता है यानी कि बॉन्ड बन जाता है। तो इस वजह से इसे उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत या एसआर बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा संयोजनवाद से भी मतलब वही है कि सही अनुक्रिया का संयोजन होता है और सही अनुक्रिया का संबंध स्थापित होता है, इस वजह से संयोजनवाद और संबंधवाद सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसके अलावा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्राणी होता है वो उद्दीपक के प्रति कई सारी अनुक्रियाएं करता है और उनमें से जो सही अनुक्रिया होती है, जो सही अनुक्रिया का संबंध उसके साथ बनता है, उसी अनुक्रिया को फिर वह बार बार करता है, बाकी की क्रियाएं वह भूल जाता है, यानी कि वह बहुत सारी अनुक्रियाएं करता रहता है। तो अनुक्रियाएं करने से मतलब कि बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है तो जो गलत होती जाती है उनको वह हटाता जाता है। इस तरीके से वह गलतियां भी करता रहता है और आगे भी प्रयास करता रहता है। तो इस वजह से इस सिद्धांत को त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सिद्धांत के जो अलग अलग नाम हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यों हैं सिद्धांतों के अलग अलग नाम। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं अधिगम के नियम की। तो इन्होंने दो प्रकार के नियम दिए हैं, एक तो प्रमुख नियम और गौड़ नियम। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख नियमों की। तो प्रमुख नियम इन्होंने दिए हैं 3, एक तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। बात अगर हम करें तत्परता के नियम की तो इससे मतलब ये है कि यदि कोई प्राणी किसी काम को करने के लिए तत्पर होता है तो वह उस चीज़ को या उस कार्य को जल्दी कर लेता है, या फिर कोई चीज़ यदि उसे सिखाई जा रही है और वह उसको सीखने के लिए तत्पर है तो जल्दी से सीख भी लेता है। इसी वजह से जब भी हम बच्चों को कोई चीज़ सिखाएं तो उनकी रुचियों को हमें पता कर लेना चाहिए और उनकी क्षमताओं को भी पता कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई चीज़ सिखाना या ज़बरदस्ती किसी काम को करवाना
तो फिर वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए बच्चों की रुचियों को जान लेना चाहिए, या फिर उनको सिखाने से पहले प्रेरित करना चाहिए, उनको तत्पर करना चाहिए, ताकि वे उस चीज़ मतलब जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हों, प्रेरित हों। तो वह जब प्रेरित होंगे, जिज्ञासा दिखाएंगे किसी भी चीज़ के प्रति, तो वह उस चीज़ को आसानी से सीख लेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अभ्यास का नियम की। तो अभ्यास यानी कि किसी भी चीज़ को यदि सीखना है, किसी काम को सीखना है, तो उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास से भी कोई चीज़ सीखी जा सकती है। इसके अंतर्गत उन्होंने 2 नियम बताए हैं, एक तो उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम। यानी कि सीख लेने के बाद यदि हम किसी चीज़ का उपयोग करते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, तो उस चीज़ को फिर हम भूलते नहीं हैं। और वहीं अनुपयोग का नियम यानी कि एक चीज़ को सीख लेने के बाद यदि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर वह धीरे धीरे भूल जाता है। इसके बाद प्रभाव का नियम की यदि हम बात करें, तो प्रभाव के नियम से ये मतलब है कि यदि आप किसी चीज़ से प्रभावित हैं, तो भी आप उस चीज़ को जल्दी से सीख लेंगे। तो ये तो होता है प्रभाव का नियम। उसके बाद गौड़ नियम भी देख लेते हैं। तो गौड़ नियम है बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक दशा या मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य का नियम, तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम, या फिर इसी को हम कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुअनुक्रिया के नियम की। तो बहुअनुक्रिया का नियम से मतलब है क्योंकि प्राणी किसी भी उद्दीपक के प्रति बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, तो ये कहलाता है बहुअनुक्रिया का नियम। मानसिक दशा का नियम या मनोवृत्ति का नियम से मतलब है कि किसी भी उद्दीपक के प्रति जब आप क्रियाएं करेंगे तो उसके लिए मानसिक दशा का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि जब मानसिक दशा ही अच्छी नहीं होगी तो अनुक्रियाएं भी नहीं होंगी। सादृश्यता का नियम, तो सादृश्यता के नियम से मतलब है कि पहले मतलब कोई उद्दीपक यदि आपके सामने पहले प्रस्तुत किया गया था, उसी से मिलता जुलता या वैसा ही कोई उद्दीपक यदि आपके सामने फिर से आता है, तो फिर आप वही क्रिया दोहराते हैं जो आपने पिछली बार दोहराई थी। ये होता है सादृश्यता का नियम। और साहचर्य का नियम मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित होता है, साहचर्य स्थापित हो जाना साहचर्य का नियम कहलाता है। और तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम या फिर आंशिक क्रिया का नियम। तो यहाँ पर भी मतलब हमारे सामने तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसी के प्रति अनुक्रिया करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये कहलाता है तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम या फिर आंशिक क्रिया का नियम। और अब आगे बात कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए पशु पक्षियों पर कई सारे प्रयोग किए थे, किंतु इनका महत्वपूर्ण प्रयोग भूखी बिल्ली पर था। यानी कि जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों पर प्रयोग किए थे, लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वो है भूखी बिल्ली पर। तो इन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था, और जिसका दरवाज़ा सिटकनी पर दबाव पड़ने पर खुलता था, और पिंजड़े के बाहर दरवाजे के ठीक सामने इन्होंने भोजन रख दिया था। और मतलब भोजन ऐसे रखा था कि बिल्ली को स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन वह बाहर तो तभी निकलेगी जब वह उसका जो पिंजड़ा है उसका दरवाज़ा खोलेगी। तो इसके लिए मतलब वह भोजन को देख करके बहुत सारी अनुक्रियाएँ करती है, मतलब उछल कूद करने लगती है। तो ऐसे उछल कूद करते करते अचानक जो पिंजड़ा था उस मतलब जो उसमें सिटकनी लगी थी वो दब जाती है। तो इससे उसका जो पिंजड़े का दरवाज़ा है वो खुल जाता है, और दरवाज़ा खुलते ही बिल्ली ने भोजन को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग कई बार दोहराया, मतलब बिल्ली को उसके अंदर पिंजड़े के अंदर बंद कर देता था, और फिर जो बिल्ली है वह ऐसे ही उछल कूद करती थी। धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो बिल्ली है वह दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। तो इनके इस प्रयोग को हम ऐसे समझ लेते हैं कि पिंजड़े में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजड़े के बाहर भोजन, और उसके बाद जब जो बिल्ली है वो पिंजड़े में बंद है तो वह भोजन को पाने के लिए कई सारी अनुक्रियाएं करेगी, क्योंकि उसको भूख भी लगी है और भोजन सामने दिख भी रहा है। तो पहले वह क्या करती है कि बिल्ली द्वारा पिंजड़े में उछल कूद करना, वह उछल कूद करती है। उसके बाद वह सलाखों को हिलाने की कोशिश करती है कि शायद सलाखें इधर उधर हिल डुल जाएं या हट जाएं सलाखें, तो मैं बाहर निकल जाऊं। उसके बाद वो भी काम नहीं आता, तो फिर वह सलाखों के बीच से ही निकलने की कोशिश करती है।
तो सलाखों के बीच में जो जगह होती है उससे वह निकलने की कोशिश करती है और उसके बाद बिल्ली जो है वो पिंजड़े को खोलने वाले लीवर को दबाना तथा बाहर निकल करके भोजन को प्राप्त कर लेना, यानी कि जो पिंजड़े का दरवाज़ा खोलने वाला लीवर था, जो सिटकनी लगी थी उसमें, उसको दबाती है और बाहर निकल करके भोजन प्राप्त कर लेती है। यानी कि वह कई सारी अनुक्रियाएं करती है। उसके बाद एक ऐसी अनुक्रिया होती है जिसका उद्दीपक के साथ संबंध स्थापित होता है, यानी कि जिससे वह पिंजड़े के दरवाजे को खोल लेती है और बाहर जा कर के भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो बाकी सारी अनुक्रियाओं को फिर वह नहीं करेगी, धीरे धीरे वह इसी अनुक्रिया को सीख जाती है। और यहाँ पर लिखा है एस का जो संबंध है वो आर से बनता है, यानी कि उद्दीपक का संबंध अनुक्रिया से बनता है, यानी उद्दीपक तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य बंधन बन जाना। तो जैसा कि यहाँ पर उसने कई सारी अनुक्रियाएं की, लेकिन काम की उसकी कौन सी थी? लास्ट वाली। तो अब वह ये सारी जो अनुक्रियाएं हैं वो उसके लिए किसी काम की नहीं है, तो वह पिंजड़े को खोलने के लिए इस वाली अनुक्रिया से संबंध बनाएगी। तो इसी को हम कहते हैं एस आर बॉन्ड। तो एस आर बॉन्ड किसे कहते हैं? यानी कि उद्दीपक तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य बंधन बन जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।